Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with the revision of all the chapters in our CMA 1 syllabus. लगभग 4 रिवीजन क्लासेस होंगे जिनमें अपने CMA 1 के सारे चैप्टर्स का जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, राइट, छोटे आज सच नहीं बोल सकते, राइट, टॉपिक्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट, एग्जाम के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो वो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस आज अपने ये 4 रिवीजन क्लासेस में करेंगे। आज पहला रिवीजन क्लास है, इसके बाद 3 और रिवीजन क्लासेस होंगे जिनमें अपने CMA 1 के सारे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सबसे पहला चैप्टर जो अपने पकड़ेंगे दैट इज मटीरियल्स। मटीरियल्स, आज अपने मटेरियल्स के चैप्टर में क्या नया सीखेंगे? स्टोर्स लेजर बनाना सीखेंगे। मटेरियल्स के चैप्टर में आज अपने स्टोर्स लेजर बनाना सीखेंगे। ये जो मटेरियल्स है ना, रॉ मटेरियल्स, ये रखा कहाँ जाता है? स्टोर। स्टोर में रखा जाता है। मटेरियल्स रखा कहाँ जाता है? स्टोर्स में रखा जाता है। एंड स्टोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व किसको दिया जाता है? स्टोर्स कीपर को दिया जाता है। तो स्टोर्स कीपर is responsible, accountable for all the materials in the store. He is accountable and responsible for all the receipts of materials, issue of materials to the production department, and the balance of materials which is kept in the store. तो स्टोर कीपर को पूरा हिसाब किताब रखना है, कितना मटेरियल्स आया, किस भाव में मटेरियल्स आया, सप्लायर से आया। मटेरियल सप्लायर से परचेज करते हैं, तो सप्लायर से जब मटेरियल्स स्टोर में आता है, कितना मटेरियल्स आया, क्वांटिटी, किस भाव का आया यानी रेट, एंड कितने अमाउंट का आया, ये हिसाब किताब रखना है। साथ ही साथ जब ये मटेरियल्स प्रोडक्शन में इशू होते हैं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैक्ट्री मशीन्स में दिए जाते हैं, तो कितना मटेरियल्स इशू हुआ है, किस भाव यानी रेट का मटेरियल्स इशू हुआ है, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स, ये भी हिसाब किताब उसको रखना होता है। इसके साथ साथ अभी स्टोर में कितने मटेरियल्स हैं, क्वांटिटी कितना है, किस भाव का मटेरियल्स है, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स in hand in the stores right now. So what is the balance amount of stores in the hand, that also he has to keep a record of. So basically the stores keeper, who is the rakhwala of the store, who is the rakhwala of the store, is responsible and accountable for all the receipts of material, issues of material, and the material which is in hand in the store. तो उसको इन सब का हिसाब किताब रखना होता है, यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो स्टोर कीपर हैज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। स्टोर कीपर हैज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर द रिसीट्स ऑफ मटेरियल, issues of material, and the balance of material in the store or the godown. जब मटेरियल सप्लायर से रिसीव करते हैं, तो उसका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट स्टोर कीपर रिकॉर्ड करेगा। जब मटेरियल को प्रोडक्शन में इशू करते हैं, फैक्ट्री में इशू करते हैं, मशीन्स में डालने के लिए फैक्ट्री में इशू करते हैं। इशू मतलब मटेरियल को स्टोर में से निकालकर फैक्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा गया।
तो what is the quantity, rate and amount of the issues of the materials? And then as on date, what is the quantity, rate and amount of the balance materials which is in hand? So basically तीन चीज का हिसाब किताब रखना है. Receipts of materials, रिकॉर्ड्स तीन चीज का मेंटेन करना है. रिकॉर्ड्स तीन चीज का मेंटेन करना है. Receipts of material, issue of material and the balance of material. Receipts, issue and balance. Receipts, issue and balance का ये तीन चीज का हिसाब किताब रखने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए क्या डिटेल्स मेंटेन करना है? क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. सो रिसीट्स का क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, इशू का क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, बैलेंस का क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. तो ये डेट वाइज ये सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है, जिसके लिए द स्टोर कीपर मेंटेन्स स्टोर्स लेजर. ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए द स्टोर कीपर प्रिपेयर्स स्टोर्स लेजर. तो स्टोर्स लेजर में अपने डेट वाइज स्टोर्स लेजर में डेट वाइज रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल्स का क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट का रिकॉर्ड्स मिलेगा. रिकॉर्ड्स रखना होता है. ठीक है. अब रिकॉर्ड्स रखने के कई सिस्टम्स हैं. रिकॉर्ड्स रखने के कई सिस्टम्स हैं. सिस्टम कैसा? सिस्टम ऐसा कि सिस्टम डिपेंड करता है मटेरियल्स स्टोर में से कैसे कैसे इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. स्टोर्स में से मटेरियल्स कैसे कैसे इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है स्टोर्स लेजर का रिकॉर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऐसा हो गया कि जो मटेरियल पहले आया उसको पहले इशू करेंगे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो मटेरियल्स पहले आया उसको पहले इशू करेंगे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? फीफो. तो इश्यू ऑफ मटेरियल्स का वन ऑफ द सिस्टम इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यानी जो मटेरियल्स पहले आया उसको पहले इशू करेंगे. ठीक है, ये एक सिस्टम हुआ. दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि जो मटेरियल्स लास्ट में आया उसको पहले इशू करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट. सर ये सिस्टम भी यूज होता है क्या रियल लाइफ में? होता है ना. बहुत 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 कम यूज होता है, बट होता है. सर कौन से सिचुएशंस में हो सकता है इस तरीके का यूज? वाइन्स के केस में, राइस के केस में, राइट, लीफो यूज होता है. जैसे शराब यानी वाइन, लीकर जितना पुराना होगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ेगा. तो जो वाइन का ओनर है, राइट, जो वाइन बनाता है या जो वाइन बेचता है, वो पहले नए वाइन को इशू करने का कोशिश करता है, पुराना वाइन को रखता है. बिकॉज वाइन जितना पुराना होगा उसका वैल्यू उतना बढ़ेगा. तो लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आया वो पहले इशू होगा, ताकि पुराना वाइन रहे, स्टॉक में रहे, उसका दाम बढ़ेगा. तो इसलिए वाइन्स के केस में लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो एक हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो ज्यादातर केसेस में होता है, यानी जो मटेरियल पहले आया उसको पहले इशू करेंगे, जो मटेरियल पहले आया उसको पहले इशू करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. देन लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल लास्ट में आया उसको पहले इशू करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. एंड द थर्ड सिस्टम इज वेटेड एवरेज सिस्टम. वेटेड एवरेज सिस्टम. सर वेटेड एवरेज सिस्टम क्या होता है? ये बिल्कुल सीखेंगे.
तो अपने को बेसिकली स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करना सीखना है अंडर फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज सिस्टम। स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करना सीखना है अंडर फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज सिस्टम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज सिस्टम में स्टोर्स लेजर कैसे प्रिपेयर करना है, दैट वी आर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो स्टोर्स लेजर में रिकॉर्ड्स क्या रखना है, डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस का। रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस का क्या डिटेल्स मेंटेन करना है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी मींस द नंबर ऑफ यूनिट्स और द नंबर ऑफ केजीज, ये क्वांटिटी हुआ। रेट यानी प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर केजी, एंड अमाउंट मींस क्वांटिटी इनटू रेट। Amount means quantity into rate. So quantity, rate and amount. ये तीन चीज, ये तीन डिटेल्स अपने मेंटेन करेंगे with regards to receipts, issue and balance under FIFO, LIFO and weighted average system. ठीक है, समझ में यस आया सर। ना? यस सर। राइट। अब ये जो स्टोर्स लेजर है ना, ये जो स्टोर्स लेजर है, ये हर बार एग्जाम में आएगा ही, आता है। जैसे आपको मटेरियल्स से 10 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मटेरियल से 10 मार्क का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है। दो क्वेश्चंस होंगे, आइदर और करके दो क्वेश्चंस होंगे मटेरियल से 10 मार्क्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो मटेरियल्स का पूरे पेपर में वेटेज 10 मार्क्स का है, तो दो क्वेश्चंस होंगे आइदर और करके ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन होगा जो ईओक्यू वाला पोर्शन डिस्कस किए थे ना अपने, जब मटेरियल्स का चैप्टर्स को कर रहे थे, मटेरियल्स का चैप्टर जब कर रहे थे, तो उस टाइम जितना भी क्वेश्चंस अपने लोगों ने किया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है, रीऑर्डर लेवल, ठीक है, तो ये सारा टॉपिक से एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एंड इसके ऑप्शन में 10 मार्क का क्वेश्चन स्टोर्स लेजर से आएगा। राइट, तो ईओक्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर लेवल, ये सब टॉपिक से एक 10 मार्क का क्वेश्चन, एंड इसके ऑल्टरनेटिव में स्टोर्स लेजर से एक 10 मार्क का क्वेश्चन। दोनों में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पढ़कर दोनों ही जाना है, यू नेवर नो कौन सा वाला ऑप्शन का क्वेश्चन इजी हो। जनरली स्टोर्स लेजर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन इजी होता है, ठीक है, बट अपने को पढ़कर दोनों ही जाना है। स्टोर्स लेजर भी एंड मटेरियल्स का चैप्टर जब करवाया था, उस समय जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो सारे क्वेश्चंस भी। ठीक है, समझ में आया? तो यस सर। मटेरियल से आपको 10 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, आइदर वो ईओक्यू वाला क्वेश्चन या फिर ये स्टोर्स लेजर वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी एक। तो अभी अपने स्टोर्स लेजर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टोर्स लेजर पहले बना लेते हैं। स्टोर्स लेजर कैसे बनाते हैं वो दिखा रहा हूं। जैसे अभी अपने क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चंस का ये वाला पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो अभी इसी पीडीएफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में बोला है फीफो यूज करना है। क्वेश्चन 3 में बोला है फीफो यूज करना है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्वेश्चन 3 को ही अपने तीनों मेथड्स से सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन 3 को अपने तीनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज। तीनों मेथड्स का डिस्कशन इसी क्वेश्चन के थ्रू अपने करेंगे। तो क्वेश्चन 3 अपने तीनों मेथड से सॉल्व करने वाले, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। तो स्टोर्स लेजर के लिए खाली ये एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, बिकॉज इसमें सारा एडजस्टमेंट्स जो हो सकता है स्टोर्स लेजर के क्वेश्चन में जो आ सकता है वो सब है। स्टोर्स लेजर के क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट्स आ सकता है वो सारा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में। तो क्वेश्चन 3 अपने फुल फ्लेजेडली तीनों मेथड्स को यूज करके करेंगे। देन इसके अलावा क्वेश्चन 2 भी स्टोर्स लेजर का है। क्वेश्चन 2 आप लोग घर में सॉल्व करोगे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन 2 आपको घर में सॉल्व करना है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी स्टोर्स लेजर है, इसमें लीफो मेथड यूज करने के लिए बोला है, बट इसी क्वेश्चन को अपने फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज तीनों मेथड्स यूज करके सॉल्व करेंगे घर में प्रैक्टिस के लिए, राइट। एंड देन क्वेश्चन 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि 2023 के पेपर में आएगा। तो क्वेश्चन 1 इज दैट क्वेश्चन व्हिच यू कैन हाईली एक्सपेक्ट टू कम इन 2023 का पेपर। ठीक है, क्वेश्चन 1 अपने आज नहीं करेंगे, रिवीजन क्लास 2 में करेंगे। आज अपने को खाली क्वेश्चन 3 करना है स्टोर्स लेजर पर, जिसमें फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज तीनों मेथड्स को यूज करके स्टोर्स लेजर अलग अलग प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन 3। देन क्वेश्चन 2 आप लोग के लिए होम टास्क है, प्रैक्टिस करना आपको फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज यूज करके। एंड क्वेश्चन 1 जो कि एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है कि वो 2023 यानी आपके एग्जाम में आ सकता है, आप वाले एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 1 स्टोर्स लेजर का नहीं है, क्वेश्चन 1 स्टोर्स लेजर का नहीं है, क्वेश्चन 1 स्टोर्स लेजर का नहीं है, राइट। वो ईओक्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ईओक्यू वाला क्वेश्चन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने का चांसेस काफी ज्यादा है ऐसे इस क्वेश्चन का। ये अपने रिवीजन क्लास 2 में करेंगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने के लिए स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट बना लो। ठीक है, स्क्रीन में आपके साथ फॉर्मेट को शेयर कर रहा हूं, आप लोग आंसर्स लिखना मत शुरू करना, आंसर्स अपने डिस्कस करके करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करके आंसर्स को लिखेंगे। ये फॉर्मेट है, ऊपर में होगा स्टोर्स लेजर फॉर जनवरी 2012, फीफो मेथड, देन डेट, रिसीट्स, रिसीट्स के अंदर 3 कॉलम्स होंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। देन इश्यूज, इश्यूज के अंदर 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। देन बैलेंस, बैलेंस के अंदर 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट और रिमार्क्स। ठीक है, सो स्टोर्स लेजर इस तरीके से प्रिपेयर करना है, डेट, देन रिसीट्स, रिसीट्स के अंदर 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यूज, इश्यूज के अंदर 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। देन बैलेंस, बैलेंस के अंदर वही 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। है ना? तो कैसे याद रखना है फॉर्मेट को, डेट, रिसीट्स, इशू, बैलेंस, रिमार्क्स। रिसीट्स, इशू, बैलेंस के नीचे 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मटेरियल्स का होता है क्या, रिसीव करते हैं तो रिसीट्स, सप्लायर से जब मटेरियल्स परचेज करते हैं तो स्टोर्स में मटेरियल रिसीव होता है तो रिसीट्स। देन इसको प्रोडक्शन में इशू करते हैं तो इश्यूज। देन बैलेंस यानी जितना मटेरियल स्टॉक में बचा हुआ है वो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर रिमार्क्स का कॉलम बनाना कंपलसरी है क्या एग्जाम में? हाँ, रिमार्क्स का कॉलम, बिकॉज अगर कोई स्पेशल एडजस्टमेंट्स है, राइट, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन अपने रिमार्क्स में लिखते हैं। जैसे अगर रिटर्न हुआ है या फिर शॉर्टेज हो गया है
तो ये सारे अगर स्पेशल एडजस्टमेंट्स हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन अपने रिमार्क्स के कॉलम में लिखते हैं। ओके सर। अच्छा, जो भी अपने क्लास में करवाते हैं वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ये क्वेश्चन पूछना बेकार है कि एग्जाम के लिए है या नहीं। मतलब जो भी एक एक वर्ड, एक एक लेटर जो भी मैं क्लास में बोलूं, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम के बियॉन्ड अपने बात ही नहीं करते, प्रेस्टीज के खिलाफ है वो। फॉर्मेट बना लिया? यस सर। हम्म। अच्छा, स्टोर्स लेजर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012 के बगल में लिखो फीफो मेथड। जिस मेथड को यूज करके हम लोग स्टोर्स लेजर बनाते हैं ना, वो मेथड का नाम भी लिखना जरूरी है। वो मेथड का नाम भी लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले जनवरी 1, ओपनिंग बैलेंस 1500 kgs एट द रेट ऑफ 12 पर केजी। ये कहाँ आएगा? ये सीधा सर बैलेंस तो कितना है? सर बैलेंस के बैलेंस तो कॉलम में आएगा। ये सीधा बैलेंस के कॉलम में आएगा, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ना रिसीट्स हुआ है ना इशू हुआ है, ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो एक ओपनिंग डेट देंगे 1 जनवरी 2012, एंड देन बैलेंस के कॉलम में 1500, है ना। बैलेंस वाले कॉलम में क्वांटिटी में 1500 kgs, रेट में 12, एंड अमाउंट में 1500 इंटू 12 करके 18,000 आ रहा है। रिमार्क्स में यस क्या सर। लिखना है? ओपनिंग बैलेंस। रिमार्क्स में क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस। So 1500, 12, and then 1500 into 12, 18,000. राइट? अपने फीफो कर रहे हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट यस आउट, सर। यानी जो स्टॉक पहले परचेज किए उसको पहले इशू करेंगे, जो पहले रिसीव हुआ है उसको पहले इशू करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे इशू करते हैं ना, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इशू हो रहा है, या लास्ट इन फर्स्ट आउट इशू हो रहा है, या यू नो ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो वेटेड एवरेज बेसिस में इशू हो रहा है। तो जिस तरीके से अपने इशू करते हैं मटेरियल्स का, स्टोर्स लेजर उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है। राइट? सो इशू के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है, यानी किस बेसिस में इशू हो रहा है उस अकॉर्डिंग स्टोर्स लेजर प्रिपेयर होता है। जैसे जनवरी 2 को इशूड 650 kgs, जनवरी 2 को इशूड 650 kgs। ठीक है, इशू के कॉलम में क्वांटिटी में 650 kgs। अब इशू कहां से हुआ होगा? ये 1500 का जो लॉट है ना, 12 रुपीज के हिसाब से, यहां से 650 kgs इशू किए होंगे। तो ये 650 kgs का रेट ₹12 पर केजी है। अमाउंट क्या होगा? 650 इंटू 12, 7,800। 650 kgs को इशू करने के बाद क्वांटिटी कितना बचा? 1500 माइनस 650 इज इक्वल टू 850, एंड रेट वही 12, अमाउंट 850 इंटू 12, 10,200। लिखा? यस सर। देन January 5, purchased, purchased यानी receive 400 kgs at the rate of 12.6 per kg, 400 kgs at the rate of 12.6 per kg। ये कौन से कॉलम में जाएगा? रिसीट्स के कॉलम में जाएगा। डेट दो 5 मार्च 2012,
receipts में quantity में 400 kgs, rate 12.6, amount shall be 400 into 12.6, 5040, 5040। ठीक है, तो बैलेंस में क्या क्या रहेगा? 850 kgs प्रीवियस डे का एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी, एंड अभी जो 400 kgs परचेज किए एट द रेट ऑफ 12.6, ये दो लॉट होंगे। ये दो लॉट 850 kgs एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी एंड 400 kgs एट द रेट ऑफ 12.6 पर केजी। हर डेट का एंट्री करने के बाद एक लाइन का जगह छोड़ेंगे। हर डेट का एंट्री करने के बाद एक लाइन का जगह छोड़ेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कौन सा एंट्री कौन से डेट का है। हर एंट्री करने के बाद एक लाइन का जगह छोड़ना जरूरी है। नेक्स्ट, इशू हुआ है 300 kgs। अब ये 300 kgs कहां से इशू हुआ होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चल रहा है, दो लॉट है, 850 एट kg। फिफ्टी यस, से 850 850 से इशू हुआ होगा। दो लॉट है 850 kgs एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी एंड 400 kgs एट द रेट ऑफ 12.6 पर केजी। तो इसमें से पहला लॉट फर्स्ट जो इन हुआ था वो 850 kgs एट द रेट ऑफ ₹12, 12 वाला लॉट पहले रिसीव हुआ था, तो इसको पहले आउट करेंगे। सो 850 kgs में से 300 kgs इशू होगा एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी, अमाउंट हो जाएगा 3600। फिर बैलेंस में क्या बचेगा? 850 में से 300 गया, कितना बचा? 550, 550 इंटू 12, 6600, एंड ये 400 वाला लॉट तो एज इट इज बचा हुआ है। देन जनवरी 10 परचेज्ड 200 kgs at the rate of ₹12.5 per kg। ये तो इजी है, रिसीट्स में लिखो इसको, रिसीट्स में लिखो, रिसीट्स में लिखो 200, 200, रेट में 12.5, अमाउंट में 2500। बैलेंस में लिखा, यस सर। 500 into 12, 6600, 400 into 12.6, 5040, and then 200 into 12.5, 2500। ये लिखा? यस सर। ओके। देन नेक्स्ट, जनवरी 11 को इशूड 300 kgs। अब खुद सोचो ये 300 kgs कौन से लॉट से इशू हुआ होगा? वही 12 रुपीज वाला पहला लॉट से, फर्स्ट इन यस फर्स्ट सर आउट, पहला। पहला लॉट से इशू हुआ होगा, है ना, 12 रुपीज के हिसाब से। सो 300 into 12, 3600। देन 300 kgs इशू करने के बाद फर्स्ट लॉट में 250 kgs एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी बचा हुआ है। देन बाकी 400, 200 लिखो।
डन। यस यस डन। ठीक है। देन 12th मार्च को रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब क्या है? फैक्ट्री। रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप यानी फैक्ट्री से वापस मटेरियल्स स्टोर में आ गया। वर्कशॉप यानी फैक्ट्री, फैक्ट्री से मटेरियल वापस स्टोर्स में आ गया। स्टोर्स में घुस गया मटेरियल, स्टोर्स में घुसा है 20 kgs, तो उसको स्टोर्स लेजर में कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करोगे? रिसीट्स वाला कॉलम। रिसीट्स वाला कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज फैक्ट्री से रिटर्न होके मटेरियल स्टोर्स में घुसा है, यानी स्टोर कीपर ने इसको रिसीव किया है, तो रिसीट्स के कॉलम में से रिकॉर्ड करेगा। सो 20 kgs रिसीट के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। ये 20 kgs कौन सा वाला मटेरियल है? जो 2 जनवरी को इशू हुआ था। 2 जनवरी को 650 kgs इशू हुआ था एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी। तो ये जो 20 kgs रिटर्न हुआ है, इसका भाव भी 12 पर केजी है। ये जो 20 kgs रिटर्न हुआ ना, ये 650 kgs में से है। तो ये 650 kgs का भाव क्या था? 12 पर केजी। तो 20 kgs का भी भाव क्या होगा? 12 पर केजी। तो रिसीट्स के कॉलम में 20, क्वांटिटी में, रेट में 12, एंड अमाउंट में 240। एंड अमाउंट में 240, 20, 12 एंड 240। अब क्योंकि ये जो 20 kgs का रिटर्न हुआ है वापस स्टोर्स में, ये कौन से लॉट से है? 12 kgs वाले लॉट से है। 12 पर केजी, ₹12 पर केजी, ₹12 पर केजी वाले लॉट से है। तो इसको ₹12 पर केजी वाले लॉट में ऐड कर देंगे, है ना? जैसे प्रीवियस डे में 12 पर केजी वाले लॉट में 250 kgs था, ये 250 में अपने 20 kgs और ऐड कर देंगे, है ना? सही कर रहे हैं ना अपने? यस सर। ये सही कर रहे हैं। जिस लॉट से ये इशू हुआ था पहले और अभी रिटर्न बैक हुआ, तो फिर से उसको उसी लॉट में ऐड कर देंगे, यानी जिस लॉट का है ये, उस लॉट में इसको भेज देंगे। ₹12 पर केजी वाला लॉट का है ये, तो इसको ₹12 पर केजी वाले लॉट में ऐड कर देंगे। 12 पर केजी वाले लॉट में कितना केजीज बचा हुआ है? 250 केजीज। इसमें 20 और ऐड करो, कितना हो गया? 270 केजीज। तो 270 इंटू 12, 3240। देन बाकी 400 200 एज इट इज लिखना है। रिमार्क्स में देखो, रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स होता है ना, राइट, जैसे रिटर्न हो गया या शॉर्टेज हो गया, इनका डिस्क्रिप्शन एज एन इनको वर्ड्स में अपने रिमार्क्स में लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। ठीक है? क्लियर? यस सर देन क्लियर है। जनवरी 13 को 450 केजीज इशू है। जनवरी 13 को 450 केजीज इशू है। अब 450 केजीज कहां से इशू हुआ होगा? सबसे सर पहले टू टू बोलो। सेवेंटी 270। सबसे पहले 270 से ले लेंगे, फिर 400 से 180 ले लेंगे। सबसे पहले 270 से अपने पूरा 270 केजीज ले लेंगे। देन 450 माइनस 270, 180 केजीज और लेना है, तो उसको 400 से ले लेंगे। सबसे पहले 270 से पूरा 270, देन 450 माइनस 270 बचा 180, बाकी 180 अपने 400 से ले लेंगे।
तो इशू में 270 12 3240 आ रहा है एंड 180 kgs एट द रेट ऑफ 12.6 2268। तो बैलेंस में देखो 270 वाला लॉट तो पूरा खत्म हो गया, पूरा इशू हो गया। 400 kgs 12.6 के हिसाब से जो आया था उसमें खाली 220 kgs बचेगा, बिकॉज 400 में से 180 kgs हम लोगों ने इशू कर दिया, तो बचा 220 kgs। सो 220 into 12.6 2772 एंड 200 kgs तो ऐसे एज इट इज बचा हुआ है। देन उसके बाद जनवरी 16 को परचेज हुआ है। रिसीट्स के कॉलम में 500 kgs एट द रेट ऑफ ₹13 पर केजी ऐड करो। बैलेंस में लिखो, लिख कर बताना। तो लिख लिया। पक्का? ये सर सब पहले ही कर लिया, तुमको ये आता है। आपको ये आता है? यस सर, सर क्लास में किया है, इसलिए तो हम आपको अच्छा, पहले बोले थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी पहले ही करके रखे हुए हैं। गुड, एक्सलेंट बेटा। ठीक है, देन एक चीज देखो, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में एक बात बोला हुआ है, अ शॉर्टेज ऑफ 10 kgs was noticed on 16th January. A shortage of 10 kgs was noticed on 16th January. तो 16th जनवरी को 10 kgs का शॉर्टेज हुआ। शॉर्टेज यानी स्टोर्स में इतना मटेरियल पाया नहीं गया, कम है, यानी कहीं ना कहीं इधर उधर निकल गया मटेरियल। कोई भी रीजंस की वजह से हो सकता है, किसी भी रीजंस की वजह से हो सकता है, कहने के 10 kg ऑफ मटेरियल इधर उधर निकल गया। तो ये 10 kgs क्या है? रिसीट, इशू या बैलेंस? इसको रिकॉर्ड तो करना है। सर इशू। यस, इसको रिकॉर्ड तो करना है, तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट्स, इशू या बैलेंस? सर इशू इशू में। में। इशू में बिकॉज ये शॉर्टेज है, यानी 10 kg मटेरियल हाथ से गया, स्टोर्स में से गया, तो इसको इशू में रिकॉर्ड करेंगे। अब इशू अपने किस बेसिस में कर रहे हैं? फीफो बेसिस में, तो शॉर्टेज भी फीफो बेसिस में ही रिकॉर्ड होगा। शॉर्टेज भी फीफो बेसिस में ही रिकॉर्ड होगा। शॉर्टेज भी फीफो बेसिस में ही रिकॉर्ड होगा। तो नेक्स्ट, फिर से फिर से अपने 16 जनवरी 2012 का डेट में 10 kgs का शॉर्टेज लिखेंगे। सर ये 10 kgs का शॉर्टेज और 500 kgs का रिसीट एक ही दिन हुआ है, सेम डेट हुआ है, तो इसको रिसीट एंड इशू के कॉलम में साथ में लिख सकते हैं क्या? यानी 500 kgs का रिसीट को रिसीट के कॉलम में एंड 10 kgs का इशू को इशू के कॉलम में। एक एंट्री इसके लिए पास कर सकता है, एक सिंगल डेट का एंट्री। आंसर इज नो, दो अलग अलग एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे, बिकॉज दो अलग अलग चीज है। हालांकि दोनों एंट्रीज एक ही डेट के हैं, बट दो अलग अलग एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे। 16 मार्च को रिसीट्स रिकॉर्ड होगा, एंड सॉरी 16 जनवरी को रिसीट्स रिकॉर्ड होगा 500 kgs का, एंड देन इसके बाद 16 जनवरी को 10 kgs का शॉर्टेज रिकॉर्ड होगा। शॉर्टेज इशू है, अब इशू फीफो बेसिस में हो रहा है, तो शॉर्टेज का जो अमाउंट है वो भी फीफो बेसिस में कैलकुलेट होगा। तो बैलेंस में देखो कौन सा लॉट पहले है, 12.6 वाला लॉट पहले है,
तो जो शॉर्टेज 10 kgs का है वो 12.6 पर केजी के हिसाब से हुआ है. सो 10 इंटू 12.6 इज इक्वल टू 126. फिर 12.6 वाले लॉट में कितना केजीज बचा? 220 minus 10 is equal to 210 kgs. So 210 into 12.6 is equal to 2646. Remarks में क्या लिखना है? Shortage. Then 200 and 500 वाला lot as it is copy कर लेना है. तो अपने बेसिकली क्या समझे? जब रिटर्न होगा यानी फैक्ट्री से या वर्कशॉप से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब मटेरियल्स वापस स्टोर्स में रिटर्न होगा, इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल रिसीट और वो उस रेट में इसको रिकॉर्ड करेंगे जिस रेट में ये पहले इशू हुआ था. और रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस के कॉलम में उसको वही सेम लॉट में डाल देंगे. जिस रेट का वो लॉट है ना, उसी सेम रेट के लॉट में डाल देंगे, उसी लॉट में डाल देंगे जहां से ये पहले इशू हुआ था. फिर अगर शॉर्टेज होता है तो ये एक नॉर्मल इशू है, इसका रेट फीफो बेसिस में रिकॉर्ड होगा. अगर फीफो फॉलो हो रहा है तो फीफो बेसिस में, लीफो फॉलो हो रहा है तो लीफो बेसिस में, वेटेड एवरेज फॉलो होता है वेटेड एवरेज बेसिस में. यानी जिस बेसिस में इशू हो रहा है उसी रेट के हिसाब से शॉर्टेज को लिखेंगे. ठीक है, तो शॉर्टेज इज नॉर्मल इशू एंड देन शॉर्टेज और रिटर्न दोनों के लिए रिमार्क्स के कॉलम में रिमार्क्स लिखेंगे. रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप एंड शॉर्टेज. रिमार्क्स में खाली एक और चीज का रिमार्क आएगा, ओपनिंग बैलेंस का. ठीक है. देन 18 जनवरी को इशू है 400 केजीज. अब ये 400 केजीज कहां से इशू हुआ होगा? 210 में से पूरा 210, बाकी बचा 190. तो ये 12.5 में जो 200 केजीज है, 200 केजीज में से 190 केजीज इशू हुआ. करने के बाद 10 kgs at the rate of 12.5 per kg बचा and 500 kgs at the rate of 13 per kg बचा. ठीक है. Yes, sir, done. अमन हो गया? Yes, sir. चलो. देन 22 जनवरी को परचेज किया 300 kgs at the rate of ₹12 per kg. करो इसको रिसीट्स में रिकॉर्ड करो. फिर बैलेंस रिकॉर्ड करो. देन नेक्स्ट 200 kgs इशू है 38 जनवरी को. 200 kgs इशू है, इशू को रिकॉर्ड करो. पहले 10 kgs at the rate of 12.5, देन बाकी 190 500 kgs में से इशू है. इशू एंड बैलेंस को रिकॉर्ड करो.
यानी क्लोजिंग डेट में 30 जनवरी या 31 जनवरी, राइट, कितना केजीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? 610। 310 प्लस 300 इज इक्वल टू 610। अमाउंट कितना है? 4030 प्लस 3600। हाउ मच इज इट कमिंग? 7630। 7630। 7630। लिखना पड़ेगा लास्ट में, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 जनवरी 2012 is equal to 4030 plus 3600 is equal to 7630। हुआ सर एग्जाम क्या? से बोल रहे कि एग्जाम में पेपर में इतना जगह तो नहीं रहेगा तो इतना बड़ा कॉलम बनना पड़ेगा। इसका क्या जवाब मैं दूं? क्या करोगे आप बताओ, आपने तो अभी कॉपी में सॉल्व किया ना। ये सोचो कॉपी में तो वैसे किया है। कॉपी कितना बड़ा है आपका? एक अलमारी जितना? नो एक सर। टेलीविजन जितना? ये आप ड्राइंग बुक में नो। सॉल्व कर रहे हैं? चलो, अब इसी क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे, लीफो मेथड यूज करके स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करेंगे। फीफो मेथड समझ में आ गया? लीफो मेथड यूज करके अब स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो सम है ना, इसमें सारा एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, एज एन कि रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, शॉर्टेज, ये सब कुछ है इसमें। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? इससे ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलो, लीफो बेसिस में करें। लीफो बेसिस में करने के लिए फॉर्मेट बनाओ। ये वाला तो आपने किया नहीं होगा जैनमूल। क्वेश्चन ये 3 के सर लिए तो लिखो आपने, नहीं गया। हाँ, फीफो लिखो किया नहीं हो। गया। हाँ, लिखो लीफो के लिए की। फॉर्मेट बनाओ फटाफट। ये सर। लीफो के लिए फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाने पर बोलना। सर डन। डन। अमन हो गया फॉर्मेट बनाना? यस सर। यस ठीक सर। है, चलो। अब जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस को लिखो। जनवरी 2 को जो 650 kgs इशू हुआ है उसे करो। एंड जनवरी 5 को जो 400 kgs परचेज हुआ है उसे करो। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, पहली 3 एंट्रीज को पास करो स्टोर्स लेजर। सर डन। डन। चलो,
देखो ऐसा हो रहा है, ये आ रहा है 5 मार्च को 850 kgs at the rate of rupees 12 per kg, 10,200. Then 400 kgs at the rate of 12.6 per kg, 5040. यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है। देन जनवरी 9 को 300 kgs इशू हुआ है। इशू किस बेसिस में हुआ है? लीफो बेसिस में। अच्छा, स्टोर्स लेजर हेडिंग के बगल में लीफो मेथड लिखा है ना? स्टोर्स लेजर फॉर जनवरी 2012 ब्रैकेट्स में लीफो लिखा है ना? यस सर, यस सर। यस लिखा है, ओके। चलो, 300 kgs इशू, 300 kgs इशू है, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, तो कौन से लॉट में से इशू हुआ होगा? लास्ट, फिर लास्ट लास्ट, कर रहा हूँ, 400। लास्ट वाला कौन सा है? 400 kgs एट द 400। रेट ऑफ 12.6, सो 12.6 पर केजी के हिसाब से इशू है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट वाले लॉट से 300 kgs एट द रेट ऑफ 12.6 पर केजी इशू हुआ है, लास्ट वाले लॉट से फर्स्ट आउट होगा। लास्ट में 400 kgs एट द रेट ऑफ 12.6 पर केजी है, तो इशू 12.6 पर केजी के हिसाब से हुआ है। बैलेंस में कितना बचेगा? पुराना वाला 850 kgs एज इट इज, एंड 400 में से 100 kgs एट द रेट ऑफ 12.6 पर केजी, 1260। ठीक है, डन। यस सर। चलो नेक्स्ट, परचेज। परचेज हुआ 200 kgs एट द रेट ऑफ 12.5 पर केजी, लिखो इसको। लिखने पर बोलना। सर डन। डन ना? यही आ रहा है ना? 850 kgs at the rate of rupees 12, 10,200, 100 kgs at the rate of 12.6, 1260, and 200 kgs at the rate of 12.5, 2,500। यस क्लियर? सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है, ओके। चलो, 11 जनवरी को कितना kgs इशू हुआ है? 300 kgs इशू है। इशू किस बेसिस में हो रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में कौन है? कौन सा है? 200 kgs एट द रेट ऑफ 12.5 पर केजी, तो ये पहले इशू होगा, पहले आउट होगा। लास्ट में 200 kgs एट द रेट ऑफ 12.5 है, तो ये पहले आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। टोटल में कितना kgs इशू है? 300 kgs, तो बैलेंस 100 kgs सेकेंड लास्ट लॉट में से इशू होगा। सेकेंड लास्ट कौन सा है? सेकेंड लास्ट लॉट, सेकेंड लास्ट लॉट कौन सा है? 100 kgs at the rate of 12.6, 1260। तो बैलेंस में कितना बचा? सबसे पुराना वाला 850 kgs at the rate of 12, 10,200। यस सर, सर डन। Then return from workshop 20 kgs issued on 2nd January। 2nd January को 650 kgs इशू हुआ था at the rate of 12 पर kg। तो ये जो 20 kgs रिटर्न हुआ है वो एट द रेट ऑफ 12 पर केजी रिटर्न हुआ है। इसको रिसीट्स में रिकॉर्ड करेंगे एट द रेट ऑफ 12 पर केजी।
फिर बैलेंस में इसका क्या करना है, बैलेंस में इसको 12 पर केजी वाले लॉट में ऐड कर देना है। देखो बैलेंस में 12 पर केजी वाला लॉट है, तो बैलेंस में 12 पर केजी वाला लॉट है, रुपीज 12 पर केजी वाला लॉट है, 850 किलोज जिसमें है, तो उसी के साथ 20 किलोज को ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा, 870 किलोज एट द रेट ऑफ रुपीज 12, 10,440 रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। रिमार्क्स में लिखना होगा ना रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। देन 13 जनवरी को 450 केजीज इशू है, 450 केजीज इशू है, तो इशू में 450 केजीज, अच्छा कौन सा लॉट बचा हुआ है, एक ही लॉट है, लास्ट में एक ही लॉट है ना, रुपीज 12 पर केजी वाला। तो जो 450 केजीज इशू है, ये रुपीज 12 पर केजी वाले लॉट से ही इशू है, एक ही लॉट बचा हुआ है। लिखो क्वांटिटी अमाउंट, बैलेंस में भी लिखो। डन। देन 16 जनवरी को परचेज हुआ है 500 केजीज एट द रेट ऑफ रुपीज 13 पर केजी। रिकॉर्ड करो इसको। हो गया। यस देन सर। 16 जनवरी को एक और चीज हुआ था, 10 केजीज का शॉर्टेज, 10 केजीज का शॉर्टेज हुआ था ना, तो शॉर्टेज को भी अपन रिकॉर्ड करेंगे। शॉर्टेज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इशू की तरह, इशू की तरह रिकॉर्ड करते हैं। एंड इशू किस बेसिस में हो रहा है, लीफो बेसिस में हो रहा है, तो शॉर्टेज भी लीफो बेसिस में रिकॉर्ड होगा। अलग एंट्री पास होगा शॉर्टेज के लिए। 16 जनवरी 2012 को इशू में क्वांटिटी में 10 केजीज, रेट, रेट कौन सा लेंगे, लास्ट वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला। लास्ट में कौन सा है, रुपीज 13 पर केजी, तो रुपीज 13 पर केजी के हिसाब से शॉर्टेज को रिकॉर्ड करेंगे। सो 10 इंटू 13 130। बैलेंस निकालो और रिमार्क्स में शॉर्टेज लिख देना, बैलेंस निकालो और रिमार्क्स में शॉर्टेज लिख देना। बैलेंस में पुराना वाला 420 केजीज एट द रेट ऑफ रुपीज 12, एंड देन 500 में से 10 केजीज का शॉर्टेज निकाल दिए, बचा 490 केजीज एट द रेट ऑफ रुपीज 13 पर केजी 6370। डन। देन 18 जनवरी को 400 केजीज इशू है, राइट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला लॉट इज रुपीज 13 पर केजी, लास्ट वाला लॉट इज रुपीज 13 पर केजी। 400 इंटू 13 5200। बैलेंस लिखो।
देन सर डन। 22nd जनवरी को 300 kgs परचेज हुआ एट द रेट ऑफ ₹12। इसे रिकॉर्ड करो। देन 30 जनवरी को 200 kgs इशू है, लास्ट लॉट में से इशू करो, फिर बैलेंस को रिकॉर्ड करो, एंड देन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 जनवरी 2012 अमाउंट लिखो। करो खुद से। इजी लगा? ये जो फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज है ना, यानी स्टोर्स लेजर का जो टॉपिक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लास 11-12 में होता है, स्पेशली जिन लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से होते हैं ना, तो उनके सिलेबस में ये होता है, राइट। तो जब ये क्वेश्चंस क्लास में करवा रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा मेरे को कि हाँ सर, ये हमारे क्लास 11-12 में था। अपने में से कितने जन वेस्ट बंगाल बोर्ड में से है? अगर है तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में आपने जरूर ये किया होगा। वैसे नो अगर सर, सर नहीं, सीबीएसई तो नहीं है। सीबीएसई बोर्ड से है, चलो अच्छा है, राइट। बट अभी समझ में आया? इजी है ना? ये सर इजी है सर, यही बहुत अटेम्प्ट इजी है। करेंगे एग्जाम में। अच्छा, बहुत बढ़िया। बट पढ़ के सब जाना, ये सजेस्ट करता हूँ। तो मैंने योक्यू भी इजी है, उसमें फॉर्मूला इतना सारा है ना। ना ना, फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद करवा दिया। यस। राइट, कंप्लीट हुआ? यस सर yes sir। कंप्लीट। कंप्लीट हो गया ना? हम्म। अब अपने वेटेड एवरेजेस सीखेंगे। यही सेम सम को वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, रियल लाइफ में ज्यादातर क्या फॉलो होता है? रियल लाइफ में ज्यादातर केसेस में वेटेड एवरेज फॉलो होता है, कुछ केसेस में फीफो, एंड ना के बराबर केसेस में लीफो। इन्वेंट्रीज के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कौन सा मेथड को प्रोपोगेट करता है? फीफो एंड वेटेड एवरेज। वो लीफो के लिए तो स्ट्रिक्ट मना करता है कि लीफो ना यूज करे तो ये अच्छा है, लीफो यूज करने से मना कर देता है। कौन सा मेथड अलाउ करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? इन्वेंट्रीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये कौन सा मेथड अलाउ करता है? फीफो या वेटेड एवरेज। बट रियल लाइफ में ज्यादातर कौन सा मेथड यूज होता है? वेटेड एवरेज, कुछ केसेस में फीफो, एंड ना के बराबर केसेस में लीफो। ठीक है, चलो अब वेटेड एवरेज करते हैं। वेटेड एवरेज इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। फॉर्मेट बनाओ, स्टोर्स लेजर फॉर जनवरी 2012, ब्रैकेट्स में वेटेड एवरेज मेथड, देन डेट, रिसीट्स, इशू, बैलेंस, रिमार्क्स। रिसीट्स, इशू, बैलेंस के नीचे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट करके फॉर्मेट तैयार करो एंड बोलना फिर। ये जो क्वेश्चन 3 है ना, ये बहुत ये अपने आप में, मतलब यही सफिशिएंट है, बिकॉज इसमें रिटर्न और शॉर्टेज दोनों का एडजस्टमेंट कवर्ड है। मैक्सिमम यही दो एडजस्टमेंट आता है, और दो में से कोई एक आता है या नहीं भी आता है। तो क्वेश्चन 3 अपने आप में सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। क्वेश्चन 2 अलग से दिए है, ताकि क्वेश्चन 2 आप घर में प्रैक्टिस कर सको, घर में प्रैक्टिस करके एक दूसरे से आंसर्स को मैच करना। फॉर्मेट रेडी हो जाए तो बोलना, आगे बढ़ेंगे। सीयू का जो आंसर पेपर होता है वो ब्लैंक होता है, व्हाइट शीट होता है ना, यस सर, राइट। तो इसलिए दिक्कत होता है, सेमेस्टर 1 में भी बहुत दिक्कत हुआ।
नहीं नहीं, तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने लैंडस्केप में आंसर कर सकते हैं। लैंडस्केप में अलाउड है, लैंडस्केप यस में सर। बना सकते हैं, स्टोर्स लेजर लैंडस्केप मोड में बना सकते हैं। सीयू में एक्स्ट्रा शीट भी नहीं देता है मांगने से। एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता है। लास्ट टाइम में ना प्रफुल्ला में बोला था कि क्वेश्चन पेपर में करो, तो दिया ही नहीं, इतना मांगे हम लोग। तो बहुत कॉलेज में नहीं दिया था लास्ट टाइम। ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपने एकदम 5 मिनट पहले मांगा होगा। नो सर, शुरू में मांगे थे तो बोला था कि क्वेश्चन पेपर में करना। वो रफ के लिए मांगा था क्या आपने? हाँ, रफ शीट के लिए। रफ हाँ, के लिए। तो फिर वो क्वेश्चन पेपर में करने के लिए बोलेगा। तो रफ के लिए। मेरे को लगा आप आंसर करने के लिए एक्स्ट्रा शीट मांग रहे हैं। नहीं, आंसर करने के लिए नहीं। चलो, करें? रेडी है? यस सर। यस हाँ। सर। यस। जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस लिखो, जनवरी 2 को इशू लिखो, एंड जनवरी 5 को परचेजेस रिसीट्स में लिखना। जनवरी 5 का बैलेंस मत ड्रॉ करना, मतलब बैलेंस में मत लिखना। जनवरी 1 पूरा करो, जनवरी 2 पूरा करो, जनवरी 5 में खाली रिसीट्स में 400 kgs एट द रेट ऑफ 12.60 पर केजी, ये खाली रिसीट्स में रिकॉर्ड करना है, बैलेंस में कुछ मत लिखना, बैलेंस में कुछ मत लिखना। डन? यस सर। yes sir, ठीक है, लिखा नहीं ना बैलेंस में कुछ? नो सर सर। ठीक है, अब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करना। राइट। 5 जनवरी 2012 को आपने रिसीट में 400 kgs, रेट में 12.6 एंड अमाउंट में 5050 लिख 5040 लिखा, बैलेंस में कुछ नहीं लिखा। बैलेंस में लिखने की कैसे लिखना वो डिस्कस करते हैं। जैसे 5 जनवरी 2012 से पहले वाला जो डेट है ना, उसके बैलेंस में कितना क्वांटिटी है? 5 जनवरी से पहले बैलेंस में कितना क्वांटिटी है? 850। 5 जनवरी को 400 kgs परचेज किए, तो क्वांटिटी कितना हो गया? 1250। 850 प्लस 400 इज इक्वल टू 1250। तो बैलेंस में, क्वांटिटी में एक सिंगल अमाउंट 1250 लिखो। बैलेंस में क्वांटिटी में एक सिंगल अमाउंट 1250 लिखो 5 जनवरी में। कैसे आया 1250? 850 प्लस 400, प्रीवियस डे का बैलेंस में जो इतना क्वांटिटी है प्लस करेंट डेट के क्वांटिटी को टोटल करो। 850 प्लस 400 इज इक्वल टू 1250। देन इसी तरीके से अमाउंट, रेट को छोड़ो अभी, रेट मत लिखना, अमाउंट का टोटल करो। प्रीवियस डे का बैलेंस प्लस करेंट डे का अमाउंट का टोटल करो। प्रीवियस डे का बैलेंस प्लस करेंट डे का अमाउंट का टोटल करो। प्रीवियस डे का बैलेंस का अमाउंट एंड करेंट डेट का अमाउंट का टोटल करो, कितना आ रहा है? 15,240। यस सर। टोटल किए, एक ही साथ लिखा ना, टोटल करके एक सिंगल अमाउंट लिखा यस सर। 15,240। सो बैलेंस में क्वांटिटी में 1250 आ रहा है, अमाउंट में 15,240 आ रहा है।
अगर क्वांटिटी 1250 है एंड अमाउंट 15,240 है तो रेट पर केजी कितना होगा? क्वांटिटी 1250 है जिसका अमाउंट इज 15,240, तो रेट पर केजी कितना होगा? 15 टू 15 to 40 divided by 1250. यस 15,240 डिवाइडेड बाय 1250 कितना आ रहा है? up to 2 डेसिमल्स बोलो। So 12.19. 12.19, this is the rate per kg, 12.19। ये वेटेड एवरेज रेट है, ये वेटेड एवरेज रेट है, ये वेटेड एवरेज रेट है। वेटेड एवरेज रेट कैसे निकाला? टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट पर केजी। तो बैलेंस जब भी रिसीट होगा ना, जब भी रिसीट होगा तो बैलेंस के कॉलम में प्रीवियस डे का क्वांटिटी एंड करेंट डे का क्वांटिटी का टोटल, फिर अमाउंट के कॉलम में करेंट डे का अमाउंट एंड प्रीवियस डे का अमाउंट का टोटल, टोटल क्वांटिटी टोटल अमाउंट लिखेंगे। देन टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट पर केजी, यानी एक ही सिंगल लाइन का एंट्री होगा। जैसे अभी फीफो एंड लीफो में दो एक लाइंस का हो ही जाता था, वेटेड एवरेज में हमेशा बैलेंस में एक सिंगल क्वांटिटी, एक सिंगल अमाउंट और टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी एक सिंगल रेट, ऐसे रहेगा वेटेड एवरेज मेथड में। अब नेक्स्ट, जनवरी 9 को 300 केजीज इशू हुआ, तो इशू 300 केजीज का है, तो रेट क्या होगा 300 केजीज का? खुद बताओ। 300 केजीज इशू So है 12.19. So 12.19. 12.19, 12.19। जनवरी 9 को 300 केजीज इशू करेंगे 12.19 के रेट के हिसाब से। सो 300 केजीज into 12.19 is equal to 3657। Yes, Ashokam. 3657 आया। अब बैलेंस में कैसे लिखना है ध्यान से सुनो। इशू के टाइम क्या करना है? इशू के टाइम क्या हो रहा है? मटेरियल निकल रहा है, इशू के टाइम मटेरियल स्टोर से निकल रहा है, तो क्वांटिटी अमाउंट को अपने क्या करेंगे? माइनस। रिसीट के टाइम क्या था? मटेरियल स्टोर्स में आया, तो क्वांटिटी अमाउंट को क्या किए थे? प्लस। इशू के टाइम क्वांटिटी अमाउंट को क्या करना है? माइनस। तो प्रीवियस डे का क्वांटिटी 1250 माइनस 300 कितना हो गया? 950। देन प्रीवियस डे का अमाउंट 15240 माइनस 3657 कितना हो गया? 11583। रेट क्या रहेगा? वही 12.19। रेट तो वही रहेगा ना। रेट चेंज कब होता है? जब इशू रिसीट होता है। रेट वही सेम रहेगा। रेट चेंज कब होता है? जब रिसीट होता है। रिसीट नहीं हुआ, इशू हुआ। इशू ये 12.9 में से हुआ, तो जो रेट बैलेंस में रहेगा वो 12.19 ही होगा। और अगर अपने को क्रॉस चेक करना है तो अपने क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 11,583 डिवाइडेड बाय 950 इज इक्वल टू 12.19 आएगा। दो एक डेसिमल्स का एरर हो सकता है, बट 12.19 के क्लोज होगा। अपने को 12.19 ही लिखना है जो प्रीवियस डे का रेट था। प्रीवियस डे का जो रेट था ना वो 12.19 ही लिखना है। यानी वेटेड एवरेज के केस में रिसीट के टाइम में अपने प्रीवियस डे का क्वांटिटी को करेंट डे के क्वांटिटी से ऐड करते हैं एंड प्रीवियस डे का अमाउंट को करेंट डे के अमाउंट के साथ ऐड करते, बिकॉज रिसीट हुए मटेरियल्स स्टोर में आया है तो ऐड करेंगे। देन टोटल अमाउंट by total quantity is equal to rate per unit।
इशू के केस में प्रीवियस डे का क्वांटिटी को करेंट डे के इशू के क्वांटिटी से माइनस करेंगे, है ना। प्रीवियस डे का क्वांटिटी माइनस करंट डे का इशू क्वांटिटी। देन अमाउंट के केस में वही सेम करेंगे, प्रीवियस डे का अमाउंट में से माइनस करेंगे करेंट डे का इशू का अमाउंट, बैलेंस में लिखो प्रीवियस डे का क्वांटिटी माइनस करेंट डे का क्वांटिटी, प्रीवियस डे का अमाउंट माइनस करेंट डे का अमाउंट। रेट कैलकुलेट करना नहीं है, रेट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करे कैलकुलेट, प्रीवियस डे का रेट ही तो रहेगा ना, बिकॉज इशू है। रेट चेंज कब होगा, जब रिसीट होगा। इशू के केस में रेट चेंज नहीं होगा, तो रेट वही सेम रखना है। फिर अपने चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, रेट जितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक दो डेसिमल्स का एरर होगा, डिफरेंस होगा, उसको इग्नोर करेंगे। वैसे प्रीवियस डे का रेट को ही लिखना है, ठीक है। यही है वेटेड एवरेज। चलो नेक्स्ट, 10th जनवरी को परचेज हुआ 200 kgs, 200 kgs at the rate of 12.50। परचेजेस में लिखो इशू, सॉरी रिसीट्स में लिखना है, रिसीट्स में, रिसीट्स में 10 जनवरी 2012 को 200 kgs at the rate of 12.5 per kg, दोनों को इंटू करो तो 2500 आएगा रिसीट्स में, रिसीट्स में। देन बैलेंस में क्या करना है, प्रीवियस डे का क्वांटिटी को करंट डे के क्वांटिटी के साथ ऐड करना है, प्रीवियस डे का अमाउंट को करंट डे के अमाउंट के साथ ऐड करना है, देन टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी करके रेट निकालना है। तो प्रीवियस डे का 950 प्लस 200 इज इक्वल टू 1150, प्रीवियस डे का अमाउंट 11583 प्लस 2500 14083, then 14083 divided by 1150 is equal to 12.25। हुआ जैन मोल? Yes, sir, done. देन नेक्स्ट 11th जनवरी को 300 kgs का इशू है, 300 kgs का इशू किस रेट के हिसाब से होगा, 12.25। सो 300 इंटू 12.25 इज 3675। फिर बैलेंस में क्या लिखना है, प्रीवियस डे का क्वांटिटी माइनस करेंट डे का इशू का क्वांटिटी, 1150 माइनस 300 इज इक्वल टू 850। देन अमाउंट को भी माइनस करो, 14083 माइनस 3675, 10408 अमाउंट, राइट। रेट को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, रेट प्रीवियस डे का ही पुट करना है। इशू हुआ है, इशू के केस में रेट चेंज नहीं होता, तो रेट को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 12.25 पुट करेंगे। रेट चेंज कब होता है, रिसीट के टाइम में। रिसीट तो हुआ नहीं, इशू है। अब चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, 10,408 डिवाइडेड बाई 850 12.25 के लगभग आएगा। देन जनवरी 12 को रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप 20 kgs हुए। ये 20 kgs कौन से वाले लॉट से रिटर्न हुए, जो 2 जनवरी को इशू हुआ था ना 650 kgs, उसमें से 20 kgs रिटर्न हुआ। 650 kgs किस रेट में इशू हुआ था, 12 पर केजी। 650 किस रेट में इशू हुआ था, 12 पर केजी।
तो 20 kgs का रिटर्न 12 पर केजी के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। रिटर्न को एक नॉर्मल रिसीट की तरह रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मल रिसीट की तरह रिकॉर्ड करते हैं। सो 20 kgs का रिसीट एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी रिकॉर्ड करेंगे। सो 20 क्वांटिटी में, रेट में 12, अमाउंट में 240। नॉर्मल रिसीट है, बैलेंस में वही सेम फंडा, बैलेंस में वही सेम फंडा। रिसीट के केस में प्रीवियस डे का क्वांटिटी प्लस करेंट डे का क्वांटिटी, अमाउंट में प्रीवियस डे का अमाउंट प्लस करेंट डे का अमाउंट। टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट पर केजी। कितना रहा है? 12.24। रिसीट हुआ तो रेट चेंज हो गया, रेट निकालना पड़ता है। रिसीट के केस में रेट को कैलकुलेट करना पड़ता है, टोटल क्वांटिटी बाय टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। रिसीट के केस में रेट को निकालना पड़ता है। रिटर्न है, एक स्पेशल एडजस्टमेंट है, तो रिमार्क्स में रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप लिखेंगे। देन 13 जनवरी को 450 kgs इशू हुआ है। किस रेट के हिसाब से होगा? ऑब्वियस सा बात है, 12.24। तो इशू में 450 kgs, रेट 12.24, अमाउंट 5508। 5508 कैसे आया? 450 इंटू 12.24। देन बैलेंस में, इशू के केस में बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करते, कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं? प्रीवियस डे का क्वांटिटी माइनस करेंट डे का क्वांटिटी, प्रीवियस डे का अमाउंट माइनस करेंट डे का अमाउंट। रेट कैलकुलेट नहीं करते, रेट को सेम रखते हैं, 12.24। हुआ? यस सर। देन 16 जनवरी को 500 kgs का रिसीट हुआ एट द रेट ऑफ ₹13 पर केजी। खुद से करो। बैलेंस में क्या करना है? क्वांटिटी का टोटल, अमाउंट का टोटल, देन टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट। रिसीट हुआ तो रेट कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज रेट चेंज हो जाएगा। रेट कितना रहा है? 12. सर 12.65 आ रहा है मेरा तो। 12.65 आ रहा है, एब्सोल्युटली। देन 16 जनवरी को याद है 10 kgs का शॉर्टेज हुआ था। 10 kgs का जी सर। शॉर्टेज को इशू की तरह ट्रीट करते हैं। तो 10 kgs का शॉर्टेज इशू की तरह ट्रीट करना है। रेट क्या होगा? वही 12.6। अमाउंट क्या होगा? 10 इंटू 12.65। 10 इंटू 12.65 इज व्हाट? 126.5, यानी 127 होगा। 10 into 12.65 is 126.5, which is 127. Then बैलेंस में क्या करना है? क्वांटिटी का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस, और रेट को वही सेम रखना है। इशू के केस में रेट चेंज नहीं होता, रेट सेम रहता है, 12.65। ये सर। देन 18 जनवरी को 400 kgs इशू है, वही 12.65 के हिसाब से इशू होगा। 12.65 into 400 is 5060। बैलेंस में क्या करना है? क्वांटिटी का डिफरेंस 910 माइनस 400 510, देन 11513 माइनस 5060 6453। रेट वही सेम रखना है, इशू के केस में रेट सेम रखना है। हो जाने पर बोलना। सर डन।
डन। यस सर। चलो नेक्स्ट। देन 22 जनवरी 2012 को 300 kgs का परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹12 पर kg, 3600। करो इसको बैलेंस में उतारो, रिसीट्स में लिखो फिर बैलेंस में उतारो। बैलेंस में क्या करना है? क्वांटिटी का टोटल, अमाउंट का टोटल, देन टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट। रेट चेंज होगा बिकॉज रिसीट्स हुए। देन 30 जनवरी को 200 kgs का इशू है, रेट वाइज सेम 12.41, अमाउंट 2482, क्वांटिटी कितना बचेगा? 810 माइनस 200 610, अमाउंट 10,053 माइनस 2482, रेट वाइज सेम रखना है। यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30th January 2012 is 7571, 7571, 7571। ठीक है, तो इससे कोई डाउट? क्लियर है सब? यस सर। ठीक है, तो इसी के साथ स्टोर्स लेजर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर टाइम एग्जाम में आता ही आता है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपने कंप्लीट किए। स्टोर्स लेजर में फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज सिस्टम के हिसाब से स्टोर्स लेजर कैसे बनाया जाता है वो सीखा। क्वेश्चन 3 को अपने तीनों मेथड से सॉल्व किए। आपके घर के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 2 है, उसको करना तीनों मेथड से, फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज। देन इसी के साथ मटेरियल्स का ये वाला स्टोर्स लेजर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट रिवीजन क्लास अपना थर्सडे होगा। थर्सडे अपने क्या करेंगे? मटेरियल्स का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बार 2023 के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है आना, हाई चांसेस है। वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 पीडीएफ से। एंड देन लेबर कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग में कुछ अलग अलग मेथड्स ऑफ वेट सिस्टम है। जैसे अपने लोगों ने क्लास में हाल्से सिस्टम सीखा, रोवन सिस्टम सीखा, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम सीखा, तो कुछ छोटे छोटे सिस्टम्स भी है सिलेबस में है, जैसे हाल्सेवियर प्लान, इमर्जन एफिशिएंसी प्लान। ठीक है, बहुत इजी है ये सिस्टम। क्वेश्चन इनसे आने का चांसेस थोड़ा कम है, बट आ सकता है। तो ये सिलेबस में है तो डेफिनेटली करेंगे, सिलेबस में है तो डेफिनेटली करेंगे अपने। क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, आ सकता है, बट क्वेश्चन यू नेवर नो, तो इसको करना ही बेटर होगा। तो ये इजी सिस्टम्स है, तो इनको अपने थर्सडे क्लास में करेंगे। तो थर्सडे में अपने लेबर कॉस्टिंग के ये दो नए सिस्टम को सीखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड मटेरियल का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका इस बार एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन क्लास 2 का ये दो एजेंडा है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, बाय।